नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव में करारी झटका झेलने के कुछ ही सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने विपक्षी दलों की महाविकास आघाड़ी को विधान परिषद चुनाव में धूल चटाकर आगे की रणनीति के संकेत दे दिए। शुक्रवार को विधान परिषद के 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा नीत महायुति अपने ही सभी 9 उम्मीदवार जिताने में सफल रही, जबकि महाविकास आघाड़ी के 3 में से 2 ही उम्मीदवार जीत सके। महाराष्ट्र में महायुति में शामिल सभी दल एनडीए के सदस्य। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जो परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें सभी की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि इन चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एकता और रणनीतिक कुशलता परखी जानी थी। लेकिन विपक्षी दलों का गठबंधन इन दोनों मोर्चों पर असफल सिद्ध हुआ है। इन चुनावों में सभी उम्मीदवारों को जीत के लिए कम से कम 23 मतों की आवश्यकता थी। बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों के लिए 26 मत जुटाने में सफल रही। उसकी सहयोगी राकांपा के भी दोनों उम्मीदवार 23 और 24 मत लेकर विजय रहे। शिवसेना के दोनों उम्मीदवारों को 24 और 25 मत मिले। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के दलों में सर्वाधिक 25 मत कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रज्ञा सातव को मिले हैं। शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर को प्रथम चक्र में जीत के लिए जरूरी न्यूनतम मतों में से एक कम 22 मत ही मिल सके थे। वह दूसरे चक्र में प्रज्ञा सातव के दूसरे पसंद के 3 अतिरिक्त मत पाकर विधान परिषद में पहुंच सके, जबकि नार्वेकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी सचिव हैं और उन्हें उद्धव का दाहिना हाथ माना जाता है। बता दें आपको कि दाहिना हाथ माने जाने के साथ ही उनको सिर्फ 22 मत मिल सके। महाविकास आघाड़ी के तीसरे उम्मीदवार अकंपा समर्थित जयंत पाटिल को 12 मत पाकर हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद भाजपा नेता सुधीर मुंगतीवार ने कांग्रेस के मत फूटने का दावा किया। ये बात सच साबित होती भी लग रही है, क्योंकि राकांपा के पास कुल 42 विधायक थे, लेकिन उनके दोनों प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 47 मत मिले हैं। इसी प्रकार भाजपा के अपने कुल 103 विधायक थे, लेकिन प्रथम चक्र की गिनती में ही वह अपने 5 प्रत्याशियों के लिए 118 मत जुटाने में सफल रही और इसी प्रकार प्रथम चक्र में ही उसके 4 उम्मीदवार 26 मत पाकर जीतने में सफल रहे। तो जाहिर तौर पे एनडीए ने अब महाविकास आघाड़ी को धूल चटा दी है और यहां पर जिस तरह से महायुति ने जीत हासिल की है, जितने प्रत्याशी थे, यानी कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा के अपने कुल जो 103 विधायक थे, लेकिन प्रथम चक्र की गिनती में ही अपने 5 प्रत्याशियों के लिए 118 मत जुटाने में कामयाब रहे और सफल रहे। तो यानी कि क्रॉस वोटिंग की जो संभावना जताई जा रही थी, वो क्रॉस वोटिंग यहां पर देखने के लिए मिली है। बता दें आपको कि दूसरी ओर जो महाविकास आघाड़ी के जो दल है उसमें सर्वाधिक 25 मत ही मिल सके, वो भी कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रज्ञा सातव को मिले। शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर ने को प्रथम चक्र में जीत जरूरी न्यूनतम मतों से कम 22 मत ही मिल सके। वह दूसरे चक्र में प्रज्ञा सातव की दूसरे पसंद के 3 अतिरिक्त मत पाकर विधान परिषद में पहुंच सके हैं, जबकि नार्वेकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी सचिव भी हैं और महाविकास आघाड़ी के तीसरे उम्मीदवार अकंपा समर्थक जयंत पाटिल को 12 मत पाकर ही हार का मुंह देखना पड़ा और जीत के बाद भाजपा नेता सुधीर मुंगतीवार ने कांग्रेस पर मत फूटने का दावा किया है। ये बात सच साबित भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राकांपा के पास कुल 42 विधायक थे, लेकिन उनके दोनों प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 47 मत मिले।
इसी प्रकार भाजपा के अपने कुल 103 विधायक थे, लेकिन प्रथम चक्र में गिनती के अंदर अपने पांचों प्रत्याशियों को 118 मत दिलाने में कामयाब रहे। तो क्रॉस वोटिंग की जो संभावना जताई जा रही थी वो जाहिर तौर पर विधान परिषद के चुनाव में देखने के लिए मिली है। विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रत्नेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। रोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नेश मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। रणनीति में तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी, और एक बार फिर से ये साबित कर दिया, धूल चटा दी आपने महाविकास आघाड़ी को। लेकिन जिस बात का जिक्र किया जा रहा था और जिसकी संभावना थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, वो क्रॉस वोटिंग हुई और पांचों के पांचों जो उम्मीदवार है वो जिताने में आप लोग कामयाब हुए। किसको इसका श्रेय देते हैं और क्या लगता है कि क्या वजह रही कि आप लोगों की ये शानदार जीत? नेहा जी, आपको और सभी पैनल के साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। नेहा जी, देखिए, विधान परिषद के चुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा के सदस्यों के अंतरात्मा को भी लेकर होते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों के शिवसेना के 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के 2 प्रत्याशी टोटल 9 जीत के आए, कहीं ना कहीं ये जो 103 विधायक होने के बाद 118 मत बीजेपी को मिलते हैं, 42 विधायक होने के बाद 47 मत अजीत गुट को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो कांग्रेस और उसका जो महाविकास आघाड़ी दल है उसके अंदर के लोग भी, उनके स्वयं के विधायक भी उनमें विश्वास नहीं जता पा रहे हैं और उनमें वो चीजें नहीं निकाल के पा रहे हैं तो वो चाहिए होती हैं। अब रही जो हमारे 9 प्रत्याशी जीत के आए एनडीए के गठबंधन के, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे वहाँ के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का है, जो रणनीति उन्होंने बनाई। वहाँ की एकनाथ शिंदे जी की सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विधायकों के जो उनका उदार रवैया रहा है, चाहे वो विपक्षी दलों के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो। और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विपक्षी दल के विधायक भी जो हैं वो अपनी आस्था और विश्वास दिखा रहे हैं। इसका परिणाम आज दिखा कि सदन में संख्या बल कम होने के बावजूद भी हमारे प्रत्याशी जीत कर गए और एक बार विपक्ष ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। देखिए रोहन जी, अभी आपने रत्नेश जी को सुना, ये कह रहे हैं अंतरात्मा की बात होती है कि विधायकों की अंतरात्मा किसको गवा देती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावना इसमें रहती है। ये तो गुप्त होता है चुनाव भी पूरी तरह से, कौन किसको देगा वोट ये तो बाद में पता चलता है। ऐसे में अंतरात्मा क्या अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है या एनडीए के साथ है विधायकों की? मेरी बात समझिए, जैसे गिरोह काम करता है ना, संगठित गिरोह, उसी तरह से इनके हथकंडे होते हैं, जिनको उसका नाम देते हैं लोग मास्टर स्ट्रोक का, चाणक्य नीति का और ऑपरेशन लोटस का। ये लोगों का ये इनका खास तरीका है काम करने का, एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक एकदम गिरोह की तरह ये पूरे देश में काम कर रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ ही छेड़खानी कैसे करते हैं, लोगों ने चंडीगढ़ के मस्ती के चुनाव से लेकर हर जगह इनका देखा। क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं को इन्होंने ताक पर रखा है? जो क्या किया गया है उस बारे में हम लोग क्या चर्चा हो रही है, जो भी नहीं, चर्चा हो रही है ना सर, बिना प्रूफ के या बिना तथ्य के कैसे बिना प्रूफ के आप ये चीज पलट के भारतीय जनता पार्टी से जब उन लोग कहते हैं उनसे पूछ लीजिए कि बिना प्रूफ के आप कह रहे हो, तो हमारे पास प्रूफ है। हम आगे डिबेट लेके थोड़ी बैठने के लिए, अभी जो होगा उसको हम बता दिया जाएगा कि कैसे होना है। उसके निर्वाचन में जो संबंधित जो भी याचिकाएं होती है हमारे यहाँ लीगल सेल है, उसको देखता है और उसको विचार कर रहा है, करेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है? देखेंगे रोहन जी, गड़बड़ी की बात कर रहे हैं आप, संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ का क्या मतलब है? संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़खानी का मतलब ये है कि आपने देखा नहीं इनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है, चाहे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे दूसरी चुनाव रहे हो, ये हर जगह इसी तरह से अपने धन बल बाहुबल का उपयोग करते हैं चुनी हुई सरकारों को पूरे वो तो मामला कोर्ट गया था ना, अगर आपको लगता है। महाराष्ट्र में सुनिए ना, महाराष्ट्र में जिस तरह से लोगों को गुवाहाटी मॉडल चलाया गया, लोगों को उठा के 5 खोखे इंदम होके महाराष्ट्र जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उससे पूछिए, वो बताएंगे। रत्नेश भाई भी जानते हैं कि ये स्थिति हो गई महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई, और उसके बाद भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरे ठीक है यार, जिस तरह से इन्होंने
चुनाव निकाली है, एक्स्ट्रा सीटें जो भी निकली है, लेकिन उसके लिए जो कमियां है उसको देखा जाएगा हम लोग। ठीक है रत्नेश जी, संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ करते हैं, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब रहा है। देखिए नेहा जी, संवैधानिक प्रक्रियाओं और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का ट्रैक रिकॉर्ड किस पार्टी का रहा है और किस पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा संविधान को लूटा और रौंदा है, ये पूरा देश जानता है। अभी कल ही सरकार ने नोटिफाई किया है एक दिन 25 दिन को संविधान मनाने के रूप में। मुझे संविधान हत्या दिवस तो मनाया जाएगा, पार्टी ने कहा, ये सब जानते हैं। इस देश में संविधान में सबसे बड़ा संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश में सबसे ज्यादा सरकारें गिरा सांसद चुने ही जाते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए। वहाँ पर अगर संविधान रोज डेवलप होता है, रोज उसकी कमियों सुधारते बनते, सतत निर्माण की प्रक्रिया है भारत का संविधान, ऑर्गेनिक संविधान। जानकारी नहीं है, इसके खिलाफ रहे हैं, इसीलिए उसका ऑब्जेक्शन है। और बार से ज्यादा प्रयोग नहीं किया रत्नेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करते हैं। मुखलेश जी, देखिए ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि सही तरीके से आप लोग नहीं जीते हैं, जीते भी हैं तो संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ करके आप लोग जीते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। नेहा जी, मेरी आवाज आप तक? जी जी, आवाज आ रही है जी। देखिए, उनका अभी एक बात आपसे, मैं 2 दिन पहले डिबेट में था आपके चैनल में, मैंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ विधायक हमारे अजीत दादा पवार और शिंदे साहब और हमारे देवेंद्र जी के साथ कहीं ना कहीं उनकी बातचीत चल रही है। जब आपने कहा कि अजीत पवार के कुछ गट जो है उस पर जाने वाला है, मैंने ये विषय इसलिए बोला कि 2 दिन पहले आपके चैनल में मैंने कहा था आज हमारी जीत हुई, 9 के लिए हमारे चुन के आए, और बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ये जोर से बोलो, झूठ बोलो, रेट से बोलो, तो ये जो अच्छा काम शिंदे सरकार में किया जा रहा है उनको बिल्कुल नहीं बता रहा है। देवेंद्र जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। गृह मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है। सुप्रिया ताई थोड़े दिन बाद जो स्टेटमेंट जो है वो देती है, और साथ में हमारे अजित पवार साहब को तरह तरह से बदनाम करने का कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जारी रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज उनकी हार हुई है ना, हार को इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से आपके उसको जो है स्वीकारना चाहिए और उसे ये मानना चाहिए कि हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है। कांग्रेस के लोगों ने और लोगों ने हार उनकी भले ही हुई हो, लेकिन ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहा है ना कि आप गलत तरीके से जीते हैं। ये क्रॉस वोटिंग नहीं है, ये तो संवैधानिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ किया जा रहा है। नेहा जी, मेरी बात सुनिए, 50 टोके एकदम ओके जमाने से इन्होंने नारेबाजी करते हुए चुनाव में अभी कहा है ये लोकसभा में, लेकिन उनको कोई चीज हाथ में नहीं आया। प्रैक्टिकल उनके पास अगर कुछ है तो बदनाम जो कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बदनाम कर रहा है इन लोग, उनके पास कोई प्रैक्टिकल अगर कोई चीज है तो आपके चैनल को दिखाए और जनता उनका मतलब जो है वो देखे और जनता उसका फैसला करेगी आने वाले चुनाव पे। और अभी देखिए ये तो झांकी है, जनता के दिल में क्या है जनता ने तो बता दिया ना, जनता ने बताया ना। महाराष्ट्र के संदर्भ में स्ट्राइक रेट शरद पवार का सबसे बेहतर रहा है। देखिए ये शरद पवार साहब का वो मसला है, शरद पवार साहब के प्रवक्ता से पूछिए, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता नेहा जी, आप पूछिए, क्योंकि वो लोग दूर से बोलो, झूठ बोलो, हार हुई है। जयंत पाटिल जो हारा है वो शरद पवार साहब के करीब था कहीं ना कहीं। आज किस तरह हारा है तो शरद पवार साहब की भी इज्जत गई और कांग्रेस नाना पटोले सब कपड़े बदलने में माहिर है। आज जो निशान सिद्दीकी ने, जो बाबा सिद्दीकी का बेटे, उन पे भी कार्रवाई किया उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको हटा दिया गया। तरह तरह के इस तरह कांग्रेस को नाना पटोले साहब जो लोगों को अपने नजदीक लेने के बदले दूर कर रहा है, उनके घर में आग लगा है। दूसरे के घर में झांक के क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हार हुई है उनकी, आगे भी हारेंगे, जनता हमारे साथ है। ठीक है रत्नेश जी, मेरी आपसे लेकर इंटरप्शन हुआ था, अब जा रही है? जी जी बताइए। जी, कांग्रेस के साथी ने कहा कि हम संवैधानिक क्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर हम संविधान को बाईपास करके जीतते हैं। मैं बस यही बताना चाहता था कि ये वही कांग्रेस पार्टी है इमरजेंसी इम्पोज की, ये वही पार्टी है जिसके सामाजिक धारा अनुच्छेद 356 का राज्य सरकार को बर्खास्त, वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 42वां संविधान। आपकी आवाज सर अभी भी ठीक से नहीं आ रही, मैं एक बार फिर से कनेक्ट करवाती हूँ। बदलने का प्रयास किया।
रत्नेश जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से ना, एक बार फिर से कनेक्ट करवाते हैं। रोहन जी, देखिए ये जो चुनाव है, ये देखिए जनता के तो चुनाव है नहीं, ये तो विधायकों के चुनाव थे, विधायक चुनाव करते हैं और जो एक कैंडिडेट को जिताते हैं, लेकिन विधायकों के मन में क्या है ये तो साफ तौर पर जाहिर हुआ है। एनडीए की जीत और पांचों प्रत्याशियों की जीत ये बताती है कि कुछ ऐसे लोग हैं आप लोगों के साथ जो कि भीतरघात कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कि बड़ा संदेश और बड़ा संकेत भी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा फेरबदल हो सकता है। नहीं लगता आपको? विधानसभा चुनावों में वोटिंग किस तरह होगी इसका आप महाराष्ट्र में जब आप जमीन में पैर रखेंगे आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हेडलेस है। हेडलेस मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, फिर ऐसा समय आता है कि सुबह सुबह 5 बजे शपथ लेते हैं, फिर सरकार गिर जाती है, दूसरी उद्धव जी सरकार बनती है, फिर उसके बाद वो सरकार तोड़ा जाता है बनाया जाता है। अजीत पवार जी, भावना गौरी जी, राजेश विटेकर जी, शिवाजी राव गर्जे जीत कराए भाई। अरे हेल्पलेस तो आप है, हेल्पलेस तो आप है कि आपके लोग आपकी ही बात नहीं सुन रहे हैं, आपके लोग आप में ही विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। अब आप मतलब गरीबी लूटो खुद और इल्जाम लगा दो कि सामने वाला लूट गया। अरे भैया आपके घर में आग लगी है तो पहले अपने घर की आग बुझाओ, पहले अपने विधायकों को समझाओ, पहले अपने विधायकों को विश्वास में विधायकों ने आप उन विधायकों के अंदर ऐसा कौन सा डर था जो उन्होंने कांग्रेस और उनके महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट नहीं किया? हमारे तो 9 प्रत्याशी जीत के आए हैं। अब बताइए 11 में कैसे जीते, बताइए ना कैसे जीते हैं 9 प्रत्याशी? ये कैसे जीत लिए प्रत्याशी बताइए ना, ये थोड़ा सा आंकड़ा तो हमें बताइए, कितने विधायक आपके थे, कितने जरूरत थी, कैसे जीत लिए, ये आंकड़ा कैसे जुटा लिया बताइए थोड़ा सा। हाँ नेहा जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। नेहा जी शुरुआत कहा जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होते हैं 103 थे ना, 103 थे ना आपके विधायक, 118 मत कैसे मिल गए आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल देखे ना कि किन अतिरिक्त 5 विधायकों ने जनता पार्टी को वोट दिया। ये एनसीपी मिले और संवैधानिक क्रिया के एक पूरी प्रक्रिया हमारे प्रत्याशी जीत कर आया है। अब हारने के बाद वही स्थिति है, खिसियान बिलारी खंभा नोचे वाली स्थिति। अब आप कुछ भी लोकसभा चुनाव में आपकी असली जगह मिलेगी। अभी विधानसभा चुनाव होगा वहाँ पे भी आप लोग सेट हो जाएंगे। अब प्रसाद में तो ये देश की जनता ये देख रही है, उसने तय कर लिया है कि आप लोगों को वापस 0 पर भेजा ही बगैर जनता ने ये तय कर दिया है, हमको भारत में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा। ठीक है देखिए ये चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, उसमें जनता तय कर देगी कि जनता का दरअसल फैसला क्या है। लेकिन मुखलेश शेख जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश जी जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए क्रॉस वोटिंग, भीतरघात और हार, इस बात को समझना होगा। जिस चीज का अंदेशा जताया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगी, सटीक वैसा ही हुआ। 103 मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अब 118 मत मिल गए हैं। ये क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, कौन से विधायक गए, कैसे गए, ये समझना होगा यहाँ पर। राजीव जी थोड़ा सा इसको डिटेल से बताएं कि जिस तरीके से जो अंदेशा था क्रॉस वोटिंग का, वो क्रॉस वोटिंग को लेकर नाना पटोले ने, कांग्रेस जो पार्टी अध्यक्ष है, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को एक रिसोर्ट और होटल में रखा था, लेकिन कांग्रेस ने और शरद पवार के जो गुट थे और एनसीपी के गुट ने अपने विधायकों को कहीं किसी रखा नहीं एक जगह। लेकिन ये जरूर था कि एक दिन पहले एक बैठक हुई थी, तो उस बैठक में कांग्रेस के कई विधायक नदारद थे। अब जिस तरीके से नाना पटोले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ये स्पष्ट है कि क्रॉस वोटिंग जो की गई है वो कांग्रेस की तरफ से हुई है और उसका फायदा जो है वो बीजेपी को और
जो शिंदे गुट है उन्हें मिला है। बीजेपी ने जिस तरीके से जो 4 सीटें जीत कर आई है, तो वो स्पष्ट तौर पर है कि बीजेपी को जो वोट मिले हैं उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। खास करके जो मिलिंद नार्वेकर हैं, जो शिवसेना के जो विधायक थे, विधायक चुनकर आए हैं उद्धव गुट से, उन्हें भी कुछ क्रॉस वोटिंग का भी एक फायदा मिला है। लेकिन स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का फायदा मिला हुआ है। और इस बात को लेकर जो नाना पटोले ने है, उन्होंने स्पष्ट जाहिर भी किया है कि उस पर जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेहा जी राजीव, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि ये जो चुनाव है ये तो एक बड़ा संदेश और एक बड़ा संकेत दे रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की किस तरह से एक आस्था रहेगी या बीजेपी को लेकर क्या लोगों के मन में रहेगा। और ये जो विधायक है वो एक तरह से यही देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल के साथ रहना उनके लिए ज्यादा मुनाफा में होगा। और यही लिहाजा है कि कांग्रेस ने अगर भले ही एक सबल विपक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव में बनी हुई है और आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विधायक हैं उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहेगा। यही लिहाज है कि छुपे तौर पर जो अलग अलग क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें लोगों ने बीजेपी में अपनी आस्था जताई है और बीजेपी को लेकर अपनी विश्वास जताया है। तो ये बात साफ है कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस का जो पक्ष है वो जिस तरीके से पैरोकारी होगा, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा होगा। यही विधायकों का मंशा होगा कि बीजेपी के साथ वो आने के लिए आतुर दिख रहे हैं। जी नेहा जी, रोहन जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए अब तो अगर कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो यानी कि दिल तो पूरी तरह से भाजपा के साथ है। यहाँ ये भी था कि डर नहीं होगा और चुनाव से ऐन पहले अगर देखा जाए क्रॉस वोटिंग करके तो साफ संदेश दे दिया है कि देखिए आने वाले वक्त में एक बड़ी टूट भी देखने के लिए मिल सकती है कांग्रेस पार्टी में। रोहन जी, कोई टूट नहीं होने वाली है। वो गुप्त मतदान था, भारतीय जनता पार्टी 50 होके एकदम ओके वाले, मतलब ये तो बताया गुप्त मतदान था तो आपके अगेंस्ट भी चले गए, आपकी पार्टी के अगेंस्ट चले गए। कोई बात नहीं, अगेंस्ट में चले गए। अब जब इतने बड़ी पार्टियां तोड़ डाली भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप ये तो गुप्त मतदान, इसमें तो हमेशा से लोग उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तब क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी क्या? आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचारधारा से, आप पार्टी लाइन से हटकर अगर विधायक जा रहे हैं, जनता के बीच में हकीकत लेके जा रहे, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। एमएलसी के चुनाव जीत लेने से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि उनका पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाएगा या उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक स्टेप की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक कदम पे एक एक मैदान जीतते हैं। आप लड़ाई लड़ते रहिए सर, सिर्फ अकेला ये बताइए मुझे कि अकेला इंसान थोड़ी लड़ाई लड़ लेता है या पार्टी लड़ाई थोड़ी, विधायक, सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता, ये नहीं, बात एमएलसी के नहीं है, बात विधायकों के अंतरात्मा की है, जिस बात का जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे थे कि विधायक भले ही आपकी पार्टी से हो लेकिन उनकी अंतरात्मा भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुकी है। सुनिए ना, सब कुछ करिए। अभी उत्तर प्रदेश में विधायक क्या कहते हैं, विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे और तहसीलों धरने बैठ गए थे। कल के दिन में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी तो कह दिया जाएगा कि जेडीयू के सांसदों की या टीडीपी के सांसदों की अंतरात्मा आवाज जाती। ये राजनीति है, ये अंतरात्मा की आवाज उनकी अपनी मर्जी से होती जागती, कभी होती नहीं जागती। नीतीश जी एक साल में 3-3 बार गठबंधन बदल देते हैं, उनकी अंतरात्मा ही तो बार बार बुलाती है, पुकारती है। ये राजनीति, ये एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग होना कौन सी इतनी बड़ी चीज है, उसमें इतना हल्ला हो गया। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रवैये ढर्रे पर है, वो अभी भी इसी तरह से लोकतंत्र तांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है। कुल मिला के कि आपकी जो सिपाही है वो भरोसेमंद नहीं है, कहीं पर भी आपको दगा दे देंगे, कहीं पर भी आपको धोखा दे देंगे। इसका तो साफ मतलब है कि अगर गुप्त मतदान है तो वो आपके साथ है ही नहीं। रत्नेश जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड जी, रत्नेश जी बताइए। देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी आदत खराब है कि वो हार को स्वीकार नहीं करते, वो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। अरे भाई, आप तो 3-4 पार्टियों में सत्ता में हैं, आपके ही विधायक तो हमारे साथ आके वोटिंग कर रहे हैं। और देखिए, इनकी लोकतंत्र में इसको ये मजाक समझते हैं, कहते हैं कि एमएलसी की 4 सीटें जीत जाने से
कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हम एक एक सीट के लिए लड़ते हैं भैया, आप नहीं लड़ते होंगे, वो आपकी चुनाव प्रणाली होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए चुनाव लड़ती है और वही कारण है हम कि जानते आप हैं भी आप और एक ही लोग सुनिए ना, हमें सरकार गिर मालूम आप एक जाएगी। एक सीट पे आप लड़ते ठंड हैं, रखिए, हम आपके 5 साल आपके तक लक्षण ऐसे बहुत मतलब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र लक्षण मोदी जी हम अगले बहुत 5 पहले से सालों तक जानते हैं प्रधानमंत्री भाई। रहेंगे। आप अरे विपक्ष में अगले हम 15-20 जानते सालों हैं तक एक ऐसे सीट खातिर बैठेंगे। आप लोग लड़ाई झूठ करते और हैं, फरेब के आप लोग साथ किसी आपने बस्तर पे जो जाके 97 काम सीटें करते हैं, जीती हमको है अगले मालूम है, लोकसभा पूरे चुनाव में, देश को भी वो भी मालूम चली है ये जाएंगी। चीज। तो ये झूठ बोलना बंद करिए, हमें चुनाव को मालूम चुनाव है की तरह भाई लड़िए। चलिए, आप कौन लोग कितना एक झूठ सीट के चुनाव लिए पहले लड़ाई लड़ना करते हैं। सीखिए। इस बीच चुनाव जनता के जीतने दिल में लिए क्या लड़ना है, आग सीखिए। यही इसके आग लिए है थोड़ा ना, इंतजार चुनाव करना जीतना पड़ेगा, शुरू क्योंकि करेंगे। सबसे भारतीय महत्वपूर्ण जनता वही है। पार्टी के बार लिए 405 केवल ठीक 9 लगाते सीटें हैं। नहीं, ठीक है, एक चलिए, एक बहुत सीट शुक्रिया, इनको बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।